बीते कुछ वर्षों में यूरोप में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और एक रिसर्च बताती है, प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से 2050 तक मुस्लिम जनसंख्या के संभावित आकार का आकलन किया गया। और इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के कुछ देशों में मुसलमानों की आबादी खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। आने वाला वक्त और भी ज्यादा चिंता का सबब बनता हुआ नजर आएगा। ये लगातार बार बार अलग अलग तमाम रिपोर्टों के माध्यम से कहा गया। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या शरणार्थियों के नाम पर यूरोप को बदला जा रहा है? सवाल यह भी, क्या मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या एक समस्या बन गई है? क्या यूरोप की सरकारें मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में हैं? यह बात भी बार बार कही जाती है। और मेरे साथ में इस समय खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवाती हूँ, उन्हीं से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस दौरान विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में पाकिस्तान से भी पत्रकार जुड़ेंगे, जल्दी हम उनका भी रुख करेंगे। भू राजनीतिक विशेषज्ञ सी डॉक्टर अमन चुग जी भी इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जो तमाम खास मेहमान जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन जिस तरह की तमाम स्थितियां नजर आती हैं, मैं अमन चुग जी इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा ये समझाइए कि बदलती डेमोग्राफी आखिर इसके क्या संकेत हैं? संकेत, मुझे लगता है संकेत से पहले वजहों पे बात कर लेनी चाहिए। क्या वजह है इतने बड़े स्तर पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है? नमस्कार है जी। देखिए, हमें इसको यूं समझना पड़ेगा थोड़ा हिस्टोरिकली कि पहले वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इंक्लूडिंग फ्रांस है, यूएस है, यूके है, इन्होंने कई कंट्रीज पर राज किया एंड स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज रहे जहां पे मेजरली प्राइमरीली मुस्लिम पॉपुलेशन रही या मिडिल ईस्ट कंट्रीज रहे। धीरे धीरे करके जब इन्होंने वहां पे काफी सफरिंग दे दी तो उसके बाद इन्होंने उनको ही कहा कि आप कोई बात नहीं, वहां पे आप सफरिंग में हो, अब आप यहाँ पे आ जाओ। सफरिंग देने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ था। उस सफरिंग के तहत कई लोगों को एज अ शरणार्थी इन्होंने लिया और अपने कंट्रीज की तरफ जगह देनी शुरू कर दी। मगर ऑब्वियसली जो कल्चर था, स्किल सेट था, एजुकेशन था, वो मिसमैच था। एंड साथ में अगर हम और हिस्टोरिकली देखें तो यूरोपियन कंट्रीज ने मेजरली अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो 17th 18th सेंचुरी में ऑलरेडी कर ली थी। एंड उसके बाद मेजरली यूरोपियन कंट्रीज ने राज करने के अलावा उसके अलावा कुछ और किया नहीं। एंड उसके बाद सिर्फ इन्होंने एक पॉलिटिकल जो संस्थाएं बना दी, वर्ल्ड बैंक कह लो, आईएमएफ कह लो, वगैरह वगैरह, उससे ये इन्होंने पूरा एक तरह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया, जिसको हम कहते हैं डॉलर के वर्चस्व से, यूरो के वर्चस्व से, वगैरह वगैरह। एंड आज के डेट में ये जो शरणार्थी हैं जो अल्टीमेटली अपने आप को ऑब्वियसली अपना जो ड्यू है जो उनको नहीं मिला वो अब यहां पे वसूलना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये एंटेंगलमेंट बढ़ रहा है। एंड आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन पूरा लिया है तो ऐसे ही यूरोप में और यूके में जो इकोनॉमिकल हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिसके कारण अब काफी मिडल ईस्ट से जो मूवमेंट है वो यूरोपियन की तरफ होगी। एंड ये इंपैक्ट ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या जो अनरेस्ट है उस पे रहेगा, मगर साथ में डायरेक्ट सिविल अनरेस्ट और क्लैशेस, बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत वीक है। महंगाई पिछले 40 साल के दरों पे छू रही है, 40-30 सालों के दरों पे ग्रोथ हो नहीं रही है। तो अल्टीमेटली माल ही नहीं है, सामान नहीं है, पैसा नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली वो सारे जो क्राइम्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, यही एक वजह है कि लगातार पहले कभी रोजगार की चाह में पिछले कुछ वक्त से लगातार लोग पलायन करते हैं, रुख करते हैं दूसरे देशों की तरफ। लेकिन अपने आप में ये बदलती तस्वीर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाती है। जिस तरह से लगातार ये तस्वीर नज़र आती है। सिरोही सर, आप ही से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रा आप समझाने की कोशिश कीजिए सुरक्षा के लिहाज से आखिर ये बदलती डेमोग्राफी कितनी ज़्यादा गंभीरता को दर्शाती है, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कहती हैं कि 2050 आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती है और वो एक अलग रूप में, अलग रेशियो में नजर आएगी, जो कई जगहों पर चिंता को एक तरह से बढ़ाती है। देखिए नैना जी, चिंता तो तब होगी जब चिंताएं को जो है बढ़ाया जाएगा। अभी अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो उसमें कोई खतरे की बात नहीं है, अगर उस पॉपुलेशन को वहां के लोग जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम है, वो आपस में एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों
की जो डाइवर्सिटी है उनको एक्सेप्ट कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अब चुप साहब ने बताया है कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज थे ये जो है इन्होंने बाकी दुनिया पे रूल किया है। अभी वो जो एक मेंटेलिटी है लोगों की कि हमारे ऊपर रूल किया, अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब हम इनके बराबर या इनसे बड़े हो गए, ये चीजें जो रिफ्ट है इसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो है आपस में जो है अगर इनका एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ये शुरू में शरणार्थी आए थे लेकिन अब ये शरणार्थी वहां के सिटीजन बन गए हैं। अब ये अपना जो है जो इनकी राइट्स है उनको अच्छी तरह समझते हैं और उन राइट्स को लेना चाहते हैं। नंबर दूसरी चीज है जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको किसी तरीके से अब जो ये डर लगने लगा है, जैसे आप ये आंकड़े बता रहे हो, जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ती जा रही है तो बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है उनको एक तरह का डर बैठ गया है, जिसकी वजह से वो पहले से ही शक की नजर में देखते हैं इनको, जिसकी वजह से आपस में झगड़े होते हैं। और तीसरी चीज जो मेन झगड़े की वजह है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। मतलब वहां पे गरीबी और अमीरी जो है बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो ये शरणार्थी है जाए तक ये गरीब है, जब ये अपनी राइट्स मांगते हैं तो जो वहां की जो ऑलरेडी इनहेबिटेंट्स है, वहां के रहने वाले जो ओरिजिनल है, उनको लगता है ये शरणार्थी आए थे और ये अब हमारे रिसोर्सेज को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कहने का कि आपस में कम्युनिटीज में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और जब तक ये भरोसा नहीं रहेगा इसी तरीके से दंगे फसाद, मस्जिदों पे हमला, उस पे चर्च पे हमला, ये चलता रहेगा। नैना जी। और सर लेकिन इसके लिए तो ये भी कहा जाता है कि हम पिछले कुछ वक्त से देखते रहे हैं कि सीरिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ से जो शरणार्थी आए उन्होंने एक तरह से यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संरचना पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। हालांकि उसको लेकर नए अवसर पैदा हुए। ये भी कहा जाता है कि अगर जर्मनी की बात की जाए तो 2015-16 में सिर्फ 10 लाख से के लगभग शरणार्थियों को एक तरह से पनाह दी थी। लेकिन अपने आप में चिंता दर्शन लगातार ये कहा जाए यूरोप के देशों में नजर आती है। लेबनान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। कहा जाता है कि वेस्ट एशिया का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लेबनान में जिस जगह पर पहले क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बहुसंख्यक माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई है कि मुस्लिम आबादी वहां पर बहुसंख्यक हो चुकी है और क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ चुके हैं। और लेबनान पूरी तरह से कहा जाए कि अब तो मुस्लिम कंट्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। जाकिर हुसैन जी, तो क्या यही डर जो हम देखते हैं यूरोप की सड़कों पर, लंदन की सड़कों पर जब लोग उतरते हैं तो ये डर उनके भी मन में है कि कहीं जो लेबनान में हाल हुआ कहीं ये उनके देश में ना हो जाए ऐसा? देखिए, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो इतने चिंताजनक नहीं है। 5%, 6%, 10%, 12% पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है। मसला ये है कि इसका जो राजनीतिकरण हुआ है, राइट विंग का जो राइज हुआ है, इसने बहुत ज्यादा उभार दिया है इस चीज को और लोगों को कॉन्शियस बनाया है। ज्यादातर जैसे अमन साहब ने बताया ना कि जो डिस्टर्ब एरिया थे, जो यहाँ पे जाके सीरिया में गए, अफगानिस्तान में गए और भी जहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में गए, तो इनका कॉलोनियल रूल जो वापस गया तो इनके सपोर्टर भी उनके साथ गए, तो लामामला जो है उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें तो गल्फ कंट्रीज के पैसे ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है वेस्टर्न सोसाइटी पर। जो पैसे का जो गल्फ का पेट्रो डॉलर है उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है और उसको देखकर हम वहाँ की जो एलिट क्लास है वो थोड़ी सी घबराई हुई है। एक तो ये है। दूसरी तरफ ये हम देखते हैं जब डेमोग्राफिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो 3 साइकिल आते हैं। पहले तो ज्यादा बर्थ होती है, ज्यादा डेथ होती है। सेकेंड स्टेज में होती है, ज्यादा बर्थ हो जाती है, डेथ रेट कम बहुत हो जाती है, जो सेकेंड स्टेज में है। मुस्लिम कम्युनिटी उसी स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है। और थर्ड स्टेज में अपने आप जब इंटर होंगे तो ये बर्थ रेट कम हो जाएगी, डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही एक चरण जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन है और ये सेकेंड चरण में है। और 2010 में जो है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी जी सर, में उसने कहा था कि पॉपुलेशन डिफिसिट की बात की थी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है इंक्लूडिंग जापान है, साउथ कोरिया है, इन सब में जो है एजिंग होगी, पॉपुलेशन डिफिसिट हो जाएगी, वो साइकिल नहीं होगा,
रिप्लेसमेंट रेशियो जो है कम हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जो सेंसस आ रहे हैं उसमें रिप्लेसमेंट रेशियो कम हो रहे हैं, क्योंकि जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं, काम से अलग हो रहे हैं, उससे ज्यादा, उससे कम जो है पैदा लोग जवान हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। तो ये एक जो साइकिल एक जो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2050 के बाद फिर क्रिश्चियन के लोग जो हैं ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आप इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प बताते हैं, लेकिन जाकिर जी ये तो आपने कहा कि जो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा प्रतिशत को, एक लंबे गैप को नहीं दर्शाते, लेकिन फिर जिस तरह से सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? उनके मन में किस चीज का डर है? फिर ये इस्लामोफोबिया का बार बार जिक्र क्यों होता है? एक चीज मैं और बता दूं कि इस जो पूरे यूरोप को अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 कंट्रीज जो है, बोस्निया और अल्बानिया, ये टोटली मुस्लिम कंट्रीज हैं। यूरोप में यही 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उसमें जो यूरोप में जो है रशिया का जो पार्ट यूरोप में आ जाता है वो भी आ जाता है, और बाल्टिक स्टेट आ जाते हैं। तो अगर आप जो है वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में देखिए तो उनकी संख्या कम है, लेकिन इधर इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल जो है संख्या लगती है बहुत ज्यादा है। और डर इस बात का है कि ये जाहिर सी बात है कि ये अपनी कंट्री से जुड़े रहते हैं। जी जी, ये अपनी कंट्री से जुड़े रहते हैं, ये अपने रूट से जुड़े रहते हैं। अगर कोई चीज होती है मिडिल ईस्ट में तो वहां पर उसका असर जाता है। तो ये एक मसला है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, समाज में आत्मसातीकरण नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। उनको हर जगह डायस्पोरा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो है डायस्पोरा की वीकनेसेस ये होती हैं कि वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन इनके खिलाफ, जब वो आर्थिक क्राइसिस में आती हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। और तो डायस्पोरा को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना जो है पेरेंट कंट्रीज के लिए उनके लिए नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि भले पेरेंट जो कंट्री है उनके लिए नुकसान हो, लेकिन अमन चुग जी, जैसा कि बात अभी जाकिर हुसैन जी भी कह रहे हैं, ये जो डायस्पोरा है ये वहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं, क्या उनके लिए एक मजबूरी बन जाते हैं? बड़े वोट बैंक के तौर पर जब बड़ा इम्पैक्ट होता है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना या फिर उनके अगेंस्ट कोई नीति लेकर आना, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। डर रहता है क्योंकि सीधे सीधे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या फिर पॉलिटिकल प्रेशर है। देखिए, जाकिर साहब ने बिल्कुल 1-2 पॉइंट बड़े वैलिड बताए, एंड मैं इसको थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जो आज हो रहा है इसकी रूट्स, जो नींव है, वो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही करी गई है। इनफैक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा ने क्या किया? वास्को ड गामा ने इतने लोग हिंदुस्तान की तरफ मारे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इतने लोग यूएस के जो रेड नेटिव इंडियंस थे उनको मारा। अब ऐसे ही आप समझो कि जो उन्होंने 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में किया, वो आने वाले समय में यूरोपियन के हर कंट्री ने, या जिसमें से यूके निकला, यूएस निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, न्यूजीलैंड निकला, इन्होंने सारे देशों में यही चीज करी थी, कई लोगों को मारा है। वो जो रूट्स है सिर्फ मारने तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने कई तरह की रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ली। अब मैं ये इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि जब रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ली तो वो जो हैव्स थे, जो कई कंट्री जो मिडिल ईस्ट वाले थे या अफ्रीकन वाले थे, जो हैव्स थे वो हैव नॉट्स बन गए। अब वहां पे जब किसी का, आप कहीं से उसकी प्लेट से कुछ ले लोगे तो वो वाइसा वर्सा अटैक करेगा। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये जो डीप स्टेट है ना जी, जो सारों को डिवाइड करके रूल करना चाहता है, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे रीजन के नाम पे, चाहे लैंग्वेज के नाम पे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? वो चाहते हैं कि मेजरली सोसाइटी में वीकनेस क्रिएट रहे, डिवीजन रहे। जैसे कि अब आप देखो, ना सिर्फ मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मगर जो एक और जो चीजें आ रही है LGBTQ जी, यानी कि लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ये क्यों पैदा कर रहे हैं? वो इसलिए पैदा कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो यंग जनरेशन है वो अपने सेक्स को लेकर ही परेशान हो जाए, ताकि वो असली में जो काम करना है, काम में जैसे उसको कहा जाएगा नैरेटिव, उसके दिमाग में वैसे ही नैरेटिव इंपोज हो जाए, वो अपनी अकल ना लगा पाए। जो हमारी सीनियर जनरेशन थी उनको समझ आता था, डाइवर्ट कर दे रहे हैं, डाइवर्ट करता है। तो अब वो डाइवर्जन में क्या है, एक LGBT हो गया और एक ऑब्वियसली एक रिलीजन के नाम पे जो एंगल है। एंड मैं नो डाउट, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन या क्रिश्चियन पॉपुलेशन ये अपने आप में कई तरह के क्राइम्स नहीं कर रहेगी। हर चीज में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पीछे उनके डीप स्टेट जो है, वो जो डिवाइड करना चाहती है सोसाइटी को, वो क्रिएट कर रही है। अब क्या है ना, वो जो 100-200 साल का जो चक्रा था, जब हमने उन सारे कंट्रीज में जहां से ये इस्लामिक जो लोग निकले, अब उनको समझ आया कि भैया मेरे कंट्रीज को तुमने लूटा है, तो ऑब्वियसली मैं इस कंट्री का हिस्सा बन ही नहीं पाऊंगा। चाहे वो वहां पे मेयर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मगर वो उस कंट्री का हिस्सा नहीं है। जो कि जाकिर साहब ने बड़ी इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी कि उनकी रूट्स जो है वहां पे
वहां पे सेटल्ड हैं कि वो अपने आप को इसकी बिलोंगिंगनेस कभी नहीं रखेंगे, एंड उसके कारण वो कभी भी कल्चरली आपस में इंटरमिंगल नहीं करना चाहते। कल्चरली हो गया, सोशली हो गया, तो उनको लगता है जब तक काम चल रहा है तब तक तो करेंगे, मगर जैसे ही उनको लगता है कि अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो फिर वो सड़कों पे आएंगे, क्राइम रेट होएगा, एंड वो इसीलिए डेमोग्राफीज जो है वो चेंज हो रही है। एंड ऑब्वियसली मैं इसमें एक एंगल और दूंगा जी। पहले ये काम डीप स्टेट कर रहा था, बट मेरे को लगता है कि अब ये काम कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में चाइना का बहुत बड़ा हाथ निकलेगा मिडल ईस्ट में से ये सारे क्योस को क्रिएट करने में, और वो डेमोग्राफी क्योस को चेंज करने में चाइना का रोल रहेगा। यस आप देखेंगे आने वाले समय में ये निकलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो यूरोपियन साइड पे जो सेटल हो रहे हैं, सेटल होने के लिए जो पैसे का जो बोलबाला है, देखो पैसे की ट्रांजैक्शन भी तो होनी जरूरी है, वो पैसे की ट्रांजैक्शन कैसे मूवमेंट होगी उसमें आप देखेंगे आने वाले समय में ये चीज का भी एंगल आएगा। सिरोही जी, अमन चुग जी कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी या फिर हो सकता है अलग अलग रीजन हो, लेकिन उसमें एक बड़ी रणनीति जो है उसके पीछे मास्टरमाइंड चाइना है, ऐसा है क्या? कितना सहमत है इस बात से आप? देखिए, चुग साहब जो है जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर चुग साहब ने जो डीप स्टेट के बारे में कहा है मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूं कि जहां पे भी दंगे फसाद होते हैं ज्यादातर वो दंगे फसाद जो लोकल पॉपुलेशन के होते हैं वो लोकल पॉपुलेशन स्टार्ट करती है, लेकिन उसको आगे बढ़ावा जो है दिया जाता है वो डीप स्टेट में दिया जाता है। चाहे आप बांग्लादेश में देखो, नेपाल में देखो, श्रीलंका में देखो, इंडोनेशिया में देखो, तो ये कार्रवाई। अभी चुग साहब ने एक और चीज कही कि जो लोग वहां पे यूरोप में गए हैं, खासतौर पर मुस्लिम जो गए हैं, वो अपने रूट्स को भूल नहीं पाए और वो अपनी जो वहां के रूट्स थे उनको भी साथ लेके गए, इसलिए वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाए। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये भी मैं कहूंगा दूसरी तरफ से जो वहां के लोकल लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो आज भी उनको जो है वही स्लेव समझते हैं जो आज से 200 साल या 150 साल पहले सोचते थे, गुलाम समझते थे। जैसे भारत के लोग जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जब वो यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, आज भी जो व्हाइट पीपल हैं, वो जो ब्लैक पीपल हैं या वो लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में। तो प्रॉब्लम दोनों साइड से, वो एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने कल्चर को, हमने चीज को लेके जाते हैं, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए आपस में जो मतभेद होता है, और फिर मतभेद को जो है बढ़ाने के लिए, जैसे चुग साहब कह रहे हैं डीप स्टेट इन्वॉल्व है। चाइना के बारे में मैं कह नहीं सकता हूं कि चाइना उस लेवल तक पहुंच गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में वो जो है इस तरीके से जो है उपद्रव मचाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये दोनों की तरफ, और जो मैं मूल कारण बता रहा हूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी और जो बाकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उनमें एक तरह का ट्रस्ट नहीं है, और जब तक ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक जो है ये इसी तरीके से जो है आपस में झगड़ा फसाद ये होते रहेंगे। और आखिर वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा सर? क्योंकि हम देखते हैं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, सीरिया में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, उसके बाद में वहां से लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। ठीक है, हर देश की अपनी ये कहा जाए नीतियां होती हैं, उसके तहत वह ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को शरणार्थी जरूर बनाते हैं। लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा भी मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया में बदलती हुई जो डेमोग्राफी है उसके कुछ उदाहरण है। मैंने जैसे हाल ही में लेबनान का जिक्र किया, लेबनान में 1932 में जब जनगणना हुई, यहाँ पर ईसाई आबादी बहुमत में हुआ करती थी, लगभग 54% उनकी आबादी थी। लेकिन आज अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर वो उनकी स्थिति बहुत कम हो चुकी है, और उस समय मुस्लिम आबादी अब यहाँ पर जो है वो ज्यादा नजर आती है, जिसमें सिया और सुन्नी मिलाकर करीब 60% से ज्यादा ये माने जाते हैं। और अभी तक हालांकि सिविल वॉर वाली जो कंडीशन है जो 1975 और 90 के बीच में नजर आई, आज भी वही बरकरार है। और ये मान के चलिए कि अब ये पूरी तरह से कहा जाता है कि इस्लामिक कंट्री के तौर पर लोग उसे देखते हैं। कोसोवो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ही एक उदाहरण आ जाता है। यहाँ पर जो पहले ईसाई ऑर्थोडॉक्स बहुमत में हुआ करते थे, 20वीं सदी में अल्बानियाई मुसलमान जो है वो आबादी लगातार उनकी बढ़ती चली गई, और अब बताया जाता है कि अब जो मौजूदा स्थिति 2008 में भी 90% मुस्लिम अल्बानियाई हो चुके थे, और अभी भी स्थिति यही है।